ओके, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, इसमें सबसे पहले इस वाली स्लाइड में तो उसको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसकी हिस्ट्री बताई गई कि फ्रेडरिक गॉस और जो है कौन कर इन्होंने है? इसके बारे में जो है ना वो बताया था। सबसे पहले हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है ना वो बताया था कि क्या होता है। देन उसके बाद इससे नेक्स्ट स्लाइड जो है ना, इसमें ऐसा और कुछ भी नहीं है ख़ास। उसके बाद इससे नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है, हाँ ये वाली, इसमें है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, हम क्यों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये होती है कि जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं वेरिएबल्स, उनको आगे स्टैटिस्टिकल वर्क में यूज़ करना ईजी होता है, ठीक है। उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यूज़ कर सकते हैं ईजीली। दूसरी बात ये होती है कि जो हमारे डिफरेंट मेडिकल डाटा होता है ना, वो भी ज़्यादातर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पिछली स्लाइड है, ये अगली स्लाइड शो हो रही है, ये वाली है। और इसके बाद होता है कि हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। 100% कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रही होती है, कुछ ना कुछ वेरिएशन उसमें होती हैं, लेकिन कुछ जो वेरिएशंस होती हैं वो कुछ में कम होती हैं, कुछ में ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए हम इसको एक हाइपोथेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि इफ़ द वेरिएबल इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वी कैन मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल। मतलब अगर आपका वेरिएबल जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो आप उसके बारे में इन्फ्रेंसेस ड्राइव कर सकते हैं, आप उस जो डाटा होता है उसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे बताया हुआ है कि इट इज़ अ बेल शेप कर्व, गॉसियन कर्व जिसको कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं। तो ये इसके अदर नेम्स में आ जाता है, ठीक है। ठीक है, अब इससे अगली वाली स्लाइड। अच्छा, उसके बाद मैम ने कहा था कि इसमें जो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले, ऐसे ही मतलब सिंपल जनरल एक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, फिर हम स्लाइड्स को देख लेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम कर्व देखें ना, तो इससे हमें पता चलता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ से ही शो हो रही होती हैं इसके कर्व को देखने से ही। सबसे पहले तो क्या होता है कि इट इज़ अ बेल शेप कर्व, ठीक है, कि इसकी बिल्कुल एक परफेक्ट बेल शेप जो होती है ना वो होती है कि बेल की तरह का होता है। फिर उसके बाद होता है कि इट इज़ अ सिमेट्रिकल कर्व, ठीक है। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि इसका जो मीन, मीडियन और मोड होता है वो एक पॉइंट पे लाई कर रहा होता है, दरमियान में बिल्कुल, ठीक है। और फिर ये है कि जो इसकी लाइंस होती हैं ना, दोनों साइड पे एंड्स होते हैं इस ग्राफ के, वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करते हैं, तो इस वजह से हम इसको एसिम्पटोटिक कर्व भी कहते हैं। एसिम्पटोटिक कर्व हम उस वाली लाइन को कहते हैं जिसमें जो है ना आपकी वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करती हैं वो लाइंस, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो 1 होता है, या उसको हम 100% ले रहे होते हैं, ठीक है। और जो ये कर्व होता है ये यूनी मॉडल कर्व होता है, यानी इसका जो मोड होता है ना वो सिंगल मोड होता है इसका। उसके बाद आता है कि जो इसकी हमें मैम ने बताया था कि इस कर्व को हम मीज़ोकॉर्टिक कर्व भी कह सकते हैं। मीज़ोकॉर्टिक इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका कर्टोसिस जो होता है वो 3 के इक्वल होता है, और कर्टोसिस को आगे जो है ना वो फर्दर हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद आता है कि इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो 2 पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेस पे ये डिफाइन हो रहा होता है। एक इसका मीन होता है और एक इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। यानी जब भी हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशंस करनी होती हैं तो उसमें हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, मेन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो 2 होती हैं, एक होती है सिमेट्रिक और एक होती है इसकी स्प्रेड। उसके बाद आता है कि जो इसमें होता है फिर जो एरिया होता है ना अबव मीन और बिलो मीन वो इक्वल होता है, यानी 50% एरिया अबव मीन होता है और 50% एरिया बिलो मीन होता है। और ये कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए होता है, इसके अंदर कोई गैप्स या कोई होल्स वगैरह नहीं होते हैं इस ग्राफ में, ठीक है।
और फिर उसमें यही चीज़ है कि इसका जो मीन होता है वो 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 1 होती है, ठीक है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है, इसका आपका डाटा जितना ज़्यादा होता जाएगा ना, तो इसका कर्व उतना ही एक्स एक्सिस के करीब आता जाता है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कभी उसके साथ टच नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इसमें पीछे एक स्लाइड थी, उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का लिखा हुआ था, जो स्लाइड नंबर 5 है, उसमें ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का लिखा हुआ है कि जब जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ना, यहाँ पे हमारा कर्व आता है तो इसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम इसके लेफ्ट साइड पे देखें, पॉजिटिव साइड है, उसमें देखें वैसे ही। हेलो, जी अब आ रही है आवाज, पहले थोड़ा डिस्ट्रॉक्शन सी थी। आवाज आ रही है? जी आ रही है अब। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज सदफ। अच्छा, और इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में ये होता है कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ना, इससे जो आपकी कर्व की डायरेक्शन होती है वो और होती है, और उससे अबव आपके कर्व की डायरेक्शन और हो जाती है। जैसे यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे, किसी भी साइड पे हम देख लें, तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है उससे बिलो जो है ना, वो राइट साइड पे जा रहा है पॉजिटिव साइड पे, और उससे अबव जो है वो लेफ्ट साइड पे हमारा। आवाज़ नहीं आ रही है? अब आवाज़? जी अब आ रही थी। अच्छा, अभी आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, ठीक अब है। आ रही है। अच्छा, जो अब उसके बाद स्लाइड 6 तो हमने कर लिया ना, जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज थी। सदफ मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि वो जो जी, आप मीजोकॉर्टिक कुछ कह रही थी वो प्लीज वो काइंडली रिपीट कर देंगे। वो आगे आएगा स्लाइड में। वो उसकी प्रॉपर्टी चलिए जो ठीक है है। ना, वो मैम ने बताया था, वो आगे आएगा, ठीक ठीक है। है। अब ये वाली स्लाइड क्लियर है ना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वाला जो पॉइंट है? जी जो कर्वेचर्स हैं ये वही हैं जो चेंज कर रही है पोजीशन। हाँ, चेंज कर रही पोजीशन, वही है। उसके बाद आगे अगली स्लाइड में तो हमने कर लिया ना, जो उसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं। आपने कहा है कि जो ग्राफ है जब वो नीचे पॉजिटिव साइड या नेगेटिव पे जाएगा तो वो मीट नहीं करेगा, राइट? बट हाँ हाँ, यहाँ पे इन्होंने क्यों ग्रीन को इसके साथ मीट किया हुआ है? मतलब ये ये मुझे ना, ऐसा लग रहा है नहीं, ये पता है, ये मैम ने भी बताया था कि ये इंटरनेट से पिक्चर्स डाउनलोड की हुई हैं, तो वहाँ पे जो है ना, ये हर पिक्चर में इसी तरह से होता है कि आपका ग्राफ जो होता है बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक होगा। लेकिन ठीक। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब अगली स्लाइड। इकरा, अगली स्लाइड। अच्छा, ये वाली स्लाइड क्लियर है ना सबको? ये हमने पढ़ ली है। हाँ जी ये क्लियर है। अच्छा, ठीक है, इससे नेक्स्ट वाली। अच्छा, इसमें है कि एरिया अंडर द कर्व कितना होता है। इसमें जो होता है ना, हमारा कर्व जो होता है वो दोनों साइड पे 3-3 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ होता है, ठीक है। हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है 1, 2, 3, उसके साथ इस तरह से डिवाइड हुआ होता है। अब मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव और बिलो 68% एरिया होता है, ठीक है। और
जो मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव और बिलो जो होता है 95% एरिया होता है और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे 99.7% एरिया होता है। ठीक है, अब ये जो इसके साथ नीचे लिखा हुआ है ना कि आउटसाइड एरिया इतना होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड करें ना, हाँ ये वाली, इसमें जो है ना ये शो हो रहा है कि जैसे अब ये रेड वाला एरिया है, इसमें 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव और बिलो शो हो रहा है एरिया। तो ये जो रेड वाला एरिया होगा ये 68% होगा और उससे जो बाहर की तरफ एरिया होगा ग्रीन और ब्लू में जो है ना, ये उसका रिमेनिंग एरिया होगा जो आउटसाइड द कर्व होगा। ठीक है, इसी तरह से तो जो 68 माइनस 100 या इस तरह 60 आंसर था। इस तरह होगा। ठीक है, तो वो सारा इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद आ जाता है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिड वाली लाइन ही है ना जिस पे तीनों लाई कर रही है, मीन मीडियन मोड नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ है मुझे नहीं समझ आया। स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाली है जो कि साइड पे लाइंस होती है ना हमारी, जो हमारी दरमियान में होती है ना, वो होती है मीन मीडियन और मोड की होती है, जो सेंटर पे होती है। ओके और जो साइड पे होते हैं ना उससे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे होती हैं, वो हमारी 1, 2 और 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस होती हैं, जैसे ये रेड ग्रीन और ब्लू अच्छा, लाइंस शो कर रही हैं। ठीक है, इस तरह से होता है और ये हमारे तो डाटा को ये हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है जो रेड ग्रीन और ब्लू लाइन मिड के साथ जा रही है। हाँ हाँ ये वाली ये स्टैंडर्ड डेविएशंस होती हैं। ठीक है, ये उसके डाटा का स्प्रेड शो कर रही होती है कि हमारा डाटा जो होता है वो किस जो है ना लेवल पे लाई करता है, कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी है मीन से। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड, ये स्लाइड समझ आ गई है ना? जी अच्छा, इससे नेक्स्ट भी जो थी ना वो वही वाली थी जिसमें उसके एरियाज शो हुए हुए थे, लेकिन उसमें जो था ना उसके एक साइड वाले एरियाज शो हुए हुए हैं। ठीक है, यानी अगर आपकी इस तरह से आता है कि अबव मीन या बिलो मीन, सिर्फ आपको वो कहते हैं कि कितना एरिया है, तो आपके पास जो टोटल एरिया होता है ना मीन का विद इन दैट स्टैंडर्ड डेविएशन, आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वो उस अपर या बिलो लिमिट का जो एरिया होता है वो आ जाता है। ठीक है, नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, डिवाइड बाय 2। अच्छा, देखो जैसे हमने पढ़ा था ना कि मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 68 पॉइंट समथिंग था, वो परसेंटेज होती है ठीक है, हमारे डाटा की, वहाँ पे लाई करती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब अगर हमें वो कहते हैं कि आपका अबव मीन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना डाटा है, तो वो हम क्या करेंगे, हम उसको 2 ठीक से है, डिवाइड कर देंगे 68 को, तो वो हमारे पास एक साइड का डाटा आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक जब है। हम उसको और डबल इसी तरह 95 को यस करेंगे। हाँ 95 को भी, उसको भी हम डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना इन्होंने 34.2% दिया हुआ है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे और 2 पे इन्होंने 13.5% दिया हुआ है। अब ये इन्होंने 13.5% इसलिए दिया हुआ है कि जो 95% का हाफ आ रहा था ना, उसमें से इन्होंने इस 34 को भी माइनस कर दिया है, तो वो जो बाकी रह जाता है वो 13% रह जाता है, जो सिर्फ ये वाला एरिया शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इस तरह से। ओके, अच्छा ये समझ आ गया है ना सबको, ये वाला पॉइंट? जी अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे है कि यूजेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, एक तो हमें जो हमारे नॉर्मल क्लिनिकल वैल्यूज़ होती हैं उनकी नॉर्मल लिमिट को ये डिफाइन कर रही होती है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है कि हेल्प टू कंप्यूट प्रोबेबिलिटी जो होती है डिफरेंट वैल्यूज़ की, वो हमें बता रही होती है। जैसे हमने जी स्कोर में पढ़ा था कि वहाँ पे हमें परसेंटेज अगर आती है तो हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है किसी भी इंडिविजुअल के स्कोर की। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है इससे भी हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है। ठीक है, किसी भी इवेंट की। देन उसके बाद आ जाता है कि हम इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें यही है।
देन डेविएशन फ्रॉम नॉर्मेलिटी। जो अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, उसमें जो मेन चीज़ है वो यही है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इसी चीज़ पे आएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका जो कर्व है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे अब आ जाता है इसकी डेविएशंस जो होती हैं। इसमें दो तरह की डेविएशन आती हैं, एक उसकी सिमेट्री में डेविएशन आती है और एक उसके स्प्रेड में आती है। तो इसमें क्या होता है कि आप सिमेट्री को हम इस तरह से लेते हैं कि परफेक्ट सिमेट्री उसकी तब होती है जब उसका मीन, मीडियन और मोड इक्वल होता है, और स्प्रेड उसका तब परफेक्ट होता है जब वो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के दरमियान जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो अकॉर्डिंगली लाई कर रही हूँ, लाइक 68, 95, 99% पे। अगर इससे डेविएट करेगा तो मतलब हमारा जो कर्व है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें ये है कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं जो हमारे किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व को जो है ना वो डिफाइन कर रही होती हैं, उसकी शेप को डिफाइन कर रही होती हैं किसी भी कर्व के। S2 हमारे पास वेरियंस होता है। वेरियंस जो होता है ये हमें पता है कि इट इज़ द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हमारे पास अगर वेरियंस की वैल्यूज़ होती हैं तो हमें पता है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की ही वैल्यू है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है स्क्यूनेस, S3 जो होता है वो स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट करता है और कर्टोसिस को जो है ना S4 रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये जो 3 हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ये जो 3 पैरामीटर्स होते हैं, ये उसकी शेप को ओवरऑल जो है ना वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उस कर्व की। अब इससे नेक्स्ट जो है इसमें है कर्टोसिस। इसमें वो वाली बात है अब कि मीज़ोकॉर्टिक क्या होता है। तो कर्टोसिस बेसिकली होता ये है कि आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के कंपैरिजन में आपके जो डाटा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी डेविएट कर रही है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी पीक्ड है या कितनी फ्लैट है, ठीक है। ये आपका कर्टोसिस होता है, यानी उसका स्प्रेड किस तरह का है। फिर इसकी 3 टाइप्स होती हैं इसमें। मीज़ोकॉर्टिक यानी उसकी वैल्यू 3 के इक्वल है। जब 3 के इक्वल होगी तो हमारा जो कर्व होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा और वो मीज़ोकॉर्टिक होगा। और अगर उसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो वो लेप्टोकॉर्टिक होगा। लेप्टोकॉर्टिक मीन कि वो जो है ना पीक्ड होगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी जो उसकी मीन से डेविएशन होती है वो कम होती है उसकी वैल्यूज़ की। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका कर्व होता है ना वो श्रिंक हो जाता है थोड़ा सा। और प्लेटिकॉर्टिक में क्या होता है कि जो S4 की वैल्यू होती है वो 3 से ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपका कर्व फ्लैट होता है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे अगर आपको याद नहीं होता है ऐसे, तो ये क्या होता है कि जैसे लेप्टोकॉर्टिक है, लेप्टोकॉर्टिक L फॉर लेप्टो एंड L फॉर लंबा, मतलब जो लेप्टोकॉर्टिक कर्व होता है ना वो लंबा होता है, ठीक है। और प्लेटिकॉर्टिक जो होता है वो फ्लैट होता है। सही समझ आ गया? जी थैंक यू, बहुत अच्छा समझ आया है। अच्छा, वेलकम। अगला इसमें भी फिर वही चीज़ है कि जो मीज़ोकॉर्टिक होता है उसमें आपका वही मतलब अकॉर्डिंगली आपकी आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन उसकी जो है ना मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान। जो लेप्टोकॉर्टिक होता है ये पॉजिटिव कर्टोसिस होता है और जो प्लेटिक कर्टोसिस होता है ये नेगेटिव कर्टोसिस होता है, ठीक है। इसमें यही है और इसमें कुछ भी नहीं है। और ये इनको फिर जो है ना वो कंपेयर किया हुआ है तीनों जो इसकी कर्व्स हैं कि जो ब्लू वाला है ये प्लेटिकॉर्टिक है, जो ग्रीन वाला है ये जो है ना ये लेप्टोकॉर्टिक है और रेड वाला जो है ना ये मीज़ोकॉर्टिक है, ठीक है। कर्टोसिस समझ आ गया? जी आगे। ओके। इसमें भी आगे इस स्लाइड में भी वही चीज़ बताई हुई है कि आपका अगर 3 होगा तो आपका मीज़ोकॉर्टिक होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। अगर आपका 3 से ज़्यादा होगा तो वो लेप्टोकॉर्टिक होगा और वो जो है ना उसमें क्या होगा कि वो पॉजिटिव उसकी कर्टोसिस होगी। और अगर वो 3 से कम होगा तो वो प्लेटिकॉर्टिक होगा और वो नेगेटिव कर्टोसिस होगी, ठीक है। देन उसके बाद आगे इसमें तो कुछ भी नहीं है। और ये स्क्यूनेस में क्या होता है कि हम सिमेट्री देख रहे होते हैं कर्व की कि उसकी सिमेट्री क्या है।
इसके अंदर फिर आगे से आता है कि आपकी एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मीन, मीडियन और मोड इक्वल होते हैं, एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे होते हैं। और फिर होता है राइट स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूड। इसमें क्या होता है कि आपका मीन जो होता है ना उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है और मीडियन और मोड उससे कम होते हैं। और जो नेगेटिव या लेफ्ट स्क्यूड होता है वहाँ पे आपका मीन जो होता है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट इसकी जो स्लाइड है इसमें, नहीं इससे ऊपर वाली कौन सी, ये वाली, हाँ नहीं नीचे वाली, नीचे वाली सॉरी। इसमें क्या है कि जीरो स्क्यूनेस होगी। आई एम सॉरी, मेरा एक सिली सा क्वेश्चन है। मैंने एक्चुअली ये वाला लेक्चर नहीं लिया था मैम का। अच्छा कोई बात मुझे एक नहीं। बात बताएं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव है राइट, तो नेगेटिव लेफ्ट साइड पे, पॉजिटिव राइट साइड पे, ऐसे ही है ना ग्राफ में? हाँ ऐसे तो ही है। जब हम पूरे कर्व की बात कर रहे होते हैं कि वो फ्लैट हो रहा है, तो वो दोनों तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की साइड पे भी जा रहा है, नेगेटिव, तो हम उसको नेगेटिव कैसे कहते हैं? मतलब मैं उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रही कि किस सेंस में उसको नेगेटिव कह रहे हैं। नहीं, वो कर्टोसिस जो था ना वो अलग था, उसमें फ्लैट और पीक जो था ना वो कर्व हो रहा था। ये सिमेट्री की जो है ना ये एब्नॉर्मेलिटी है, ये अलग है। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन है तो ग्राफ ही ना, जा तो वो हाँ पॉजिटिव साइड पे भी है, नेगेटिव लेकिन साइड पे भी है। मतलब डिफरेंट है ना। अगर आपका मतलब अगर आपका जो है ना फ्लैट हो रहा है ना कर्व, आपकी कर्टोसिस भी 3 से कम आ रही है और आपकी स्क्यूनेस भी हो रही है, तो आपका ग्राफ जो होगा वो दोनों चीज़ों को फिर शो करेगा। ठीक है, ठीक ओके। है, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अच्छा, अब अगर ज़ीरो स्क्यूनेस होगी तो इसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, जो उसके बाद आ जाता है कि जो स्क्यूनेस अगर ज़ीरो से ज़्यादा होगी ना तो आपका क्या होगा कि पॉजिटिव स्क्यूड डाटा होगा। पॉजिटिव स्क्यूड मतलब आपका नहीं राइट इसको ना, साइड पे स्क्यूड हो। हाँ ये राइट साइड पे भी, इसको आप दोनों कह सकते हैं, आप पॉजिटिव और नेगेटिव भी कह सकते हैं, आप लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों कह सकते हैं। जो हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा होता है ना उसमें बेसिकली जो स्क्यूनेस होती है ना वो पॉजिटिव साइड पे आ रही होती है, राइट साइड पे आ रही होती है, और जो लेफ्ट वाला होता है उसमें आपकी नेगेटिव साइड पे स्क्यूनेस आ रही होती है। ठीक है, तो इस वजह से आप इनको दोनों नाम दे सकते हैं। और बस इसमें तो यही है कि अगर आपकी 0 से अबव होगी वैल्यू तो वो आपका पॉजिटिव स्क्यूड होगा, कम होगी तो नेगेटिव होगा, और अगर 0 होगी तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है, ये समझ आ गया है ना? जी जी आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना जो स्क्यूनेस है वो शो हुई हुई है। जो हमारा फर्स्ट वाला ग्राफ है ना इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई हुई है, जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं, एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा बी में दिखाया हुआ है ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा मोड है वो तो उसी पॉइंट पे खड़ा है, लेकिन हमारा मीन और मीडियन ये नेगेटिव साइड पे चले गए हैं। ठीक है, वहाँ पे डिस्प्लेस हो गए हैं, तो उसकी वजह से उस साइड से कर्व जो है ना वो थोड़ा सा नीचे को चला गया, उसकी शेप जो थी वो खराब हो गई है। ठीक है, तो इसमें मीन की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब मीन सबसे इसकी वैल्यू कम है यहाँ पे, और फिर मीडियन की वैल्यू है, और फिर मोड है, यानी यहाँ पे मोड की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, समझ आई ये बात? जी आ गई है। अच्छा, और जो ये सी वाला है ना यहाँ पे क्या है कि आपका मोड यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन आपका जो मीन और मीडियन है वो राइट साइड पे चला गया। मतलब अब जो डेविएशन आई है वो राइट साइड पे आई है, तो इसको हम राइट साइडेड या पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और जहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है यहाँ पर मीन की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, फिर मीडियन और फिर मोड होता है, यानी बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाता है ये। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वाला, ये समझ आ गया ना ये चीज़?
जी आगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी इसी तरह से ये उसकी शो हुआ हुआ है कि आपका पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा होगा तो वो किस तरह से शो हो रहा होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो वो किस तरह से शो हो रहा होगा। तो इसमें ये चीज़ है, मतलब पीक वहीं पे खड़ी है आपकी, जो आपका मोड है वो वहीं पे है, लेकिन आपका जो मीडियन और मीन है ना, वो आगे पीछे हो रहे हैं, राइट या लेफ्ट साइड पे हो रही है। अच्छा, इसे नेक्स्ट, यहाँ पे भी वही चीज़ शो हो रही है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस जो होती है उसमें आपका मीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इस साइड पे आया हुआ होता है, और आपका मोड जो होता है वो ज़ीरो पे होता है, और मीडियन और मीन जो होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज़ की साइड पे आए हुए होते हैं। ठीक है, और इससे नेक्स्ट वाली जो है स्लाइड, उसमें भी वही चीज़ है, उसमें लेफ्ट साइडेड स्क्यूनेस दिखाई हुई है कि वहाँ पे जो है ना आपका मीन नेगेटिव वैल्यूज़ की साइड पे चला जाता है, और मीडियन भी। ठीक है, और फिर उससे नेक्स्ट में तो कुछ भी नहीं है, और उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट यहाँ पे परसेंटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स हैं। परसेंटाइल जो होता है ना, बेसिकली ये हमें ये बता रहा होता है कि आपकी क्या परसेंटेज है या आपका क्या स्कोर है इन रिलेशन टू होल डाटा। ठीक है, ये हमें परसेंटाइल बता रही होती है, और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। पी जो होता है ना वो हम परसेंटाइल के लिए यूज़ करते हैं, और इसके साथ अगर कोई भी वैल्यू लिखी होगी, लाइक P10 लिखा होगा तो इसका मतलब होगा 10th परसेंटाइल है, P70 है तो 70th परसेंटाइल है, और P50 जो होता है ना ये हमारे मीडियन के इक्वल होता है। तो ये MCQs के लिहाज से ये चीज़ इक्वल है कि P50 जो है वो आपके जो है ना मीडियन के इक्वल होती है। तो और परसेंटाइल्स होते हैं कि हमारे डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हर पार्ट जो होता है वो 1% के इक्वल होता है। ठीक है, और जो हमारे डिसाइल्स होते हैं ना, डिसाइल्स आपके डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि 10% की होती हैं, और जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो 25% के होते हैं। ठीक है, समझ आ गया ये? सदफ एक दफा पहले दोबारा से बता दीजिए, ये क्वार्टाइल कितने, क्वार्टाइल अच्छा, 4 पार्ट्स में? हाँ, जो क्वार्टाइल्स होते हैं इनके 25% के 4 पार्ट्स में आपके डाटा को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो आपके ठीक है, डिसाइल्स और वो होते हैं जो, ना, हाँ, डिसाइल्स होते हैं ये जी 10 इक्वल पार्ट्स में जी डिवाइड करते हैं, 10% के इक्वल 10 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और जो परसेंटाइल्स होते हैं ना ये 100 इक्वल पार्ट्स ठीक में है आपके डाटा को डिवाइड करते हैं, और जो हर पार्ट होता है वो 1% को शो कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है ठीक है, अच्छा, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, फिर उसके बाद क्वार्टाइल्स हैं। क्वार्टाइल्स में ये होता है कि ये हमारे डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होता है ना, ये हमारे 25% पे होता है, और जो हमारा सेकंड क्वार्टाइल होता है जो कि हमारा मीडियन होता है, ये हमारे डाटा के बिल्कुल मिड में होता है, 50% डाटा पे होता है, और जो हमारा थर्ड क्वार्टाइल होता है Q3, ये हमारा 75% डाटा पे होता है। ठीक है, यानी हमारा जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है उसके बिलो 25% डाटा होता है, और उससे अबव 75% डाटा होता है। मीडियन के अबव और बिलो 50-50% डाटा होता है, और जो Q3 होता है ना हमारा थर्ड क्वार्टाइल, उससे अबव 25% होता है और बिलो 75% डाटा होता है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ थी बस, समझ आ गया? जी यानी आ गया। फोर्थ क्वार्टाइल नहीं होता, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। हाँ, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। अच्छा, अब ये उसमें ये दिखा हुआ है कि अगर आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाए तो आप कैसे कर सकते हैं कि आपके पास वैल्यूज़ होंगी मीडियन की और क्वार्टाइल्स की, तो आप उनको सिंपली जो है ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ पे इस तरह से शो कर सकते हैं, और उनको आप जब लाइन को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह की कुछ लाइन बनती है। तो इसमें सिर्फ ये चीज़ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला, इसमें इनके फार्मूलाज लिखे हुए हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होता है ना, इसका फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। ठीक है, जो हमारा सेकंड क्वार्टाइल होता है उसमें हम इस वाले फार्मूला को ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो सिंप्लीफाई होकर n+1 डिवाइडेड बाय 2 बन जाता है, और जो हमारा थर्ड क्वार्टाइल होता है वहाँ पे हम इस फार्मूला को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सिंपल हमने फार्मूला याद रखना है n+1 डिवाइडेड बाई 4, और उसको हमने 2 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा।
अब इस फार्मूला से जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना, वो हम अपने डाटा में चेक करेंगे कि उस नंबर पे हमारी कौन सी वैल्यू लाई करती है। उस नंबर पे जो वैल्यू लाई करेगी हमारे क्वार्टाइल की वैल्यू वो होगी बेसिकली, ठीक है। इस फार्मूला से जो आएगी वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, वो उस नंबर पे हमारे क्वार्टाइल की वैल्यू होगी, ठीक है। समझ आ गया? मतलब बेसिकली वो पोजीशन बता यस, रहा होता है पोजीशन। आपको, किस पोजीशन में आपका वो लाई कर। हाँ, वो पोजीशन बता रहा होता है। उसके बाद इंटरक्वार्टाइल रेंज है, इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी। मतलब जो हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ी है तो उसमें हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज पढ़ा है। और ये क्या होता है कि ये हमें मिडल 50% डाटा जो होता है ना हमारे पास डाटा का, उसका मिडल 50% उसकी वेरिएबिलिटी बता रहा होता है। यानी हमारे जो दोनों क्वार्टाइल्स होते हैं Q1 और Q3, उनके दरमियान में जो वेरिएबिलिटी होती है, जो भी जो है ना डेविएशन होती है डाटा की, वो हम इंटरक्वार्टाइल रेंज से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1, ये इसका फॉर्मूला होता है इंटरक्वार्टाइल रेंज का, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वाली, इससे नेक्स्ट, ये तो पिछली है, ये वाली। इसमें बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में क्या होता है कि इसमें सिंपल हमने क्या करना होता है कि हमने एक हॉरिजॉन्टल जो है ना, हमने स्केल बनाना होता है 0 से 100 तक का, ठीक है। उसके ऊपर हमें जो भी डाटा गिवन होगा उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसके क्वार्टाइल्स फाइंड करेंगे Q1, Q2, Q3, ठीक है। ये 5 चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम उसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाएंगे। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं हम उस स्केल के ऊपर जहाँ जहाँ वो वैल्यूज़ रिप्रेजेंट हो रही होंगी वहाँ पे एक एक डॉट लगा देंगे, और उसके बाद जो हमारी क्वार्टाइल्स की वैल्यू होंगी Q1 और Q3, उनके ऊपर हम एक बॉक्स बनाएंगे, बीच में हम Q3 की जगह पे, Q2 की जगह पे लाइन लगा देंगे, तो वो हमारे क्वार्टाइल्स जो है ना वो शो हो जाएंगे इस तरह से। और जो साइड पे हमारी लाइंस होंगी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, उनको हम ज्वाइन कर देंगे उन क्वार्टाइल्स के साथ, तो हमारे पास बॉक्स एंड इसका प्लॉट बन जाएगा, या 5 नंबर समथिंग, ठीक है। ये मैम ने कहा था कि इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके क्वेश्चन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। ये समझ आ गया सबको? इसमें कुछ भी ऐसा था नहीं वैसे, सिंपल सा था। अच्छा, इससे नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट जो है ना, इसमें भी वही चीज़ बताई है। फिर उसके बाद आउटलायर्स हैं। आउटलायर क्या होता है कि एक्सेप्शनली लो या लार्ज जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास आउटलायर्स होती हैं। अब हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे डाटा में कोई वैल्यू जो है ना बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं एक सीक्वेंस में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उसके बाद हम उसके क्वार्टाइल्स फाइंड करते हैं Q1, Q3, और इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड कर लेते हैं। फिर उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज को 1.5 से प्लस करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना उसको हम Q3 में प्लस कर देंगे और Q1 से उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। एक हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जो हमने Q1 से माइनस करके निकाली है, और एक हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी जो हमने Q3 में प्लस करके ली है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं ये हमारी अब आउटलायर्स में आ रही हैं। उससे ज़्यादा जो भी वैल्यू होगी वो आउटलायर में होगी, और उससे कम भी जो वैल्यू होगी वो आउटलायर में होगी, ठीक है। बस इसमें यही था। तो सत्तर की हमने एक्सक्यूज सॉल्व मी, तो नहीं ये करना आप क्या नहीं, सॉल्व नहीं करना, सॉल्व इसमें ये हमने सॉल्व करना है, जो आउटलायर वाला है मतलब हमें इसकी डेफिनेशन बस इसमें याद करनी, जस्ट, हाँ आउटलायर की मैं पूछ रही हूँ। हाँ, बस डेफिनेशन याद करनी है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ऐसा हमें कैलकुलेशन के लिए आएगा, क्योंकि मैम ने भी नहीं बताया इसका कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चीज़ में। सदर इसमें बॉक्स एंड विस्कर एक दफा अगर दोबारा एक्सप्लेन कर अच्छा, दो ठीक है। प्लीज। अच्छा, बॉक्स एंड विस्कर में क्या होता है, इसको हम 5 नंबर समरी भी कहते हैं, और इसमें हमने क्या करना होता है कि हमें जब कोई भी डाटा देंगे ना वो, तो हमें उसको सबसे पहले अरेंज करना है लेट्स से असेंडिंग। उसकी स्लाइड अच्छा, वो स्लाइड
इकरा उसकी स्लाइड पे आ जाओगी प्लीज। नंबर बता दें। इससे पीछे वाली है शायद। ऊपर है, इससे ऊपर। अच्छा, ये वाले है ना, तो इसमें क्या है कि जो आप कोई भी डाटा अगर दिया हुआ होगा, आपने सिंपल सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट करना है। उसको आपने इससे आगे है, पीछे नहीं है, स्लाइड नंबर 32। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको जब कोई भी डाटा दिया हुआ होगा तो आपने उसको सबसे पहले अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। आपने जब अरेंज कर लिया उसको, तो उसके बाद आपने उसके Q1, Q2, Q3 ये चीज़ें फाइंड करनी है और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपका हो गया, आपके पास 5 नंबर्स आ गए हैं। अब आपने उसका जो है ना वो प्लॉट बनाना है, वो आपने बॉक्स एंड विस्कर बनाना है आपने वो। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक हॉरिजॉन्टल स्केल बनाना है 0 से 100 तक का, और उसके ऊपर जहाँ-जहाँ वो वैल्यूज़ लाई कर रही होंगी ना, उनको पॉइंट आउट कर देना है। और उसके बाद उनके जो आपके मिनिमम और मैक्सिमम होंगे वो विस्कर्स होंगे, और दरमियान में आपके जो क्वार्टाइल्स होंगे वो बॉक्स होगा। तो Q1 और Q3 को जॉइन करके आपने एक बॉक्स बनाना है, और जो आपका Q2 होगा यानी जो मीडियन होगा उसकी जो है ना उसकी भी लाइन ड्रॉ कर देनी है बीच में, तो वो एक बॉक्स बन जाएगा, 2 बॉक्सेस ऐसे बन जाएंगे। और जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज होंगी उनको साइड से जब जॉइन करेंगे तो वो बॉक्स एंड विस्कर पूरा आपका एक प्लॉट बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। ओके, थैंक यू। समझ आ गया सारा आपके, इसमें और कुछ भी नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें। एक इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बॉक्स एंड विस्कर वाला था, और एक इसका वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ थी, और कर्टूसिस और सिक्यूनेस, उसकी शेप्स होती हैं, किस तरह से वो कर्व बना हुआ होता है, ये चीज़ें बस इसमें इम्पॉर्टेंट थी। बाकी सिंपल सा है। समझ आ गया सारा? जी, थैंक यू सो मच सदफ, थैंक यू यार। वेलकम। चलो ठीक है फिर, ओके, अल्लाह ओके, हाफिज़। थैंक यू सर। थैंक यू, टेक अल्लाह केयर। हाफिज़। सो मच सदफ, बहुत अच्छी समझ आई अल्लाह है। हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।